मला त्याच्यामध्ये इन्क्लूड करायची आहे. दॅट URL कन्सिस्ट ऑफ सम इन्फॉर्मेशन. So what the information they understand as a Google server? Google server. गुगल सर्व्हरला माझ्याकडनं क्वेरी केल्यानंतर गुगल सर्व्हरला कुठली इन्फॉर्मेशन आपल्याकडनं मिळेल? फर्स्ट ऑफ ऑल आपला IP ऍड्रेस. येस, फर्स्ट दी IP ऍड्रेस. सेकंड आपण क्वेरी Yes, कशासाठी पुट केली आहे. yes, which query we have to put over there, right? So XYZ query over there, so that understand by the Google search engine, right? So what the next process will be done by Google? Solution regarding it. राईट, सोल्युशन रिगार्डिंग इट. म्हणजे आपण काल जे मी तुम्हाला सांगितलं की HTTP रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स इथे डिफाईन केली जाईल. सो आपण पाठवलेली क्लायंट कडनं पाठवली गेलेली जी आहे ती दॅट विल बी द HTTP client request. Now we have to get some response from the Google search engine. So they understand our query into the different data packets. That data packets consist of first the different IP address, second one my query which will be in the form of some information, and then third one that I want this particular information in this particular format. यानी मैंने वेब टेक्नोलॉजी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये दिया है. सो वो वेब सर्वर जो है गूगल का वो वहां से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेगा. रिट्रीव होने के बाद वहां से वो इंफॉर्मेशन मुझे वापस मिल जाएगी. बट दैट इज अगेन इट इज अगेन इज इन द फॉर्म ऑफ डिवाइडेशन. असेंबल नहीं होगी, वो अलग अलग पैकेट्स में होंगी वो, और वो फिर हमारे पास मेरे पास वो असेंबल करके आएगी. एंड देन आई विल select some information or some link from that, and then I will get the particular information, right? Yes, sir. Okay. Yes, तो sir. ये हो गया सिर्फ TCP का वर्क. लेकिन TCP में भी कुछ लेयर्स डिफाइन होते हैं. वो लेयर्स आपके सामने है, तो वो लेयर्स का भी अलग अलग उसका फीचर है. सो व्हाट एग्जैक्टली? So TCP IP consists of 4 layers. First one application layer, second transport layer, third one internet layer, and last one network access layer. So every layer consists of its own role or the feature. So what exactly application layer? Application layer, the application layer makes sure that the data from the sending end is received in a format that is acceptable and supported at the receiving end. यानी एप्लीकेशन लेयर का काम ये रहेगा कि मैं यूजर हूँ, मेरे एंड से एक क्वेरी सर्वर को चली गई है, तो वो क्वेरी जो सर्वर को चली गई है वो वैसी की वैसी उसको मिलनी चाहिए. और फिर उसको उसके बाद वो सर्वर को मिलने के बाद उसका आगे का जो काम है वो वहां पे करने वाला है वो, राइट? सो एज I send the particular information to the server, that particular data or that particular information which will be retrieved in that same format whichever the client will be sent, right? So this is the application layer feature. Second, transport layer. The transport layer is responsible for smooth transmission of data from one end to the other. It is also responsible for reliable connectivity, error recovery, and flow control of the data. So now you ask me the question, sir, application layer में और transport layer में फिर difference क्या है, right? Yes, sir. Yes, sir. कोई बताएगा मुझे क्या हो सकता है फिर डिफरेंस? एप्लीकेशन लेयर में भी वही बोला जा रहा है और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी वही बोला जा रहा है, या वो एक्सप्लेन किया जा रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली द बेसिक डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर? सर ऍप्लिकेशन लेयर डेटा एका पर्टिक्युलर फॉर्मॅटमध्ये फक्त सेंड किंवा एक्सेप्ट करतो, आणि ट्रान्सपोर्ट लेयर हे इन्शुअर करतं की तिचं ट्रान्समिशन स्मूथ आहे का नाही, म्हणजे ॲक्युरेट डेटा पास झालाय का नाही असं. ओके ओके, चालेल. चला आता मला ह्या दोन लेयरवर एखादं एक्झाम्पल सांगतील का तुम्हाला?
म्हणजे सर मी समजा जर कोणाला XYZ पर्सनला हाय पाठवलं तर मग ऍप्लिकेशन लेअर काय करेल फक्त हाय असंच म्हणजे टेक्स्ट आपण टाकू आणि तो तो फॉर्मॅट आपण तिथे सेंड करू पण ट्रान्सपोर्ट लेअर एन्श्युअर करेल की खरंच हाय गेलेलं आहे का रिसिव्हरला असं जर हायच्या ओके ऐवजी दुसरंच काहीतरी गेलं असेल तर मग ते एरर म्हणजे तो हे करेल असं ओके ट्रांसपोर्ट ओके लेयर एरर एरर यस यस ऋषिकेश ट्रांसपोर्ट लेयर मेनली एरर रिजॉल्व करायचा आहे. Okay. Means what exactly? Application layer defines only the data which we have to send from one end to another end. Okay, that will be assured only from the application layer. Second one, the transport layer consists of if suppose there that particular data which you have to send to the particular receiver will be not received by the receiver, then they define are the different errors. For example, याचा error एक्झाम्पल असा आहे फॉर आपण एखादा मेल करतोय एखाद्या रिसिव्हरला आणि आपल्याकडनं जर तो मेल आयडी जर चुकला तर आपल्याला तिकडून इमिजिएटली रिस्पॉन्स मिळतो की द पर्टिक्युलर मेल आयडी विच यू हॅव टू सेंड विल बी नॉट करेक्ट. म्हणजे आपल्याला तो येतो ना इमिजिएटली आपल्याला रिस्पॉन्स येतो बघा की आपल्याला तो जो आपण मेल आयडी जो टाकलाय तो चुकीचा टाकलाय येतो असा एरर. Yes. So that is one of the example of transport layer. Third, internet layer. This internet layer moves packets from source to destination by connecting independent networks. And last, network access layer. This network access layer see how a computer connects to a network. Okay. So network access layer का काम इतना ही होता है कि whatever network I want to use, either it will be LAN, MAN, WAN, etc. So that particular network will be in a good condition or in a good connection so that my particular communication with in that particular network will be smooth. Okay, smooth functioning. And internet layer consists of the different packets which are we have to send from source to destination by connecting independent networks. अब independent networks यानी क्या हो सकता है? जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे नेटवर्क है उसमें से मैं एक नेटवर्क वहां पे यूज करूंगा और उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो जाएगा. बट इंटरनेट लेयर सेज दैट योर पर्टिकुलर packets which are you have to send from source to destination by connecting independent networks. So I want to know about by connecting independent networks यानी क्या होगा? कोणते हे कनेक्ट नव्हते हे कनेक्ट का बरं होत नाही हे Try to guess as an internet layer. कोणते हे तिथलेच आहे का तुटले काय हे तेवढंच येतो माहिती. Yes, anyone? Hello. सर रिपीट करा ना. Different networks. Yes, Abhishek. Different networks. Different network means we have to use the particular network means वो नेटवर्क जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट नेटवर्क रहेगा फ्रॉम माय सोर्स टू द डेस्टिनेशन. जैसे मैंने कहा कि नाउ आई एम सिटिंग इन my cabin with my computer. I have some IP address of my computer and I want to send a request. I want to send a query to the Google or any. Want to use that my IP address to send that particular query to the Google server. So मेरा network जो होगा वो अलग होगा यानी college network. I'll use the college network as a LAN. And then Google server consists of the different networks and they receive my
Just wait a minute. There will be some problem. Yes, sir. Yes, sir. यार. Just wait. सेंड होता है इन टेक्स्ट फॉर्मेट में. अच्छा, आपका कहना है मेल सेंड होता है. ओके, और कोई सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. एज आई एक्सपेक्टेड आंसर यही होगा कि मेल सेंड करने के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं. और protocol. yes, Priyanka, I am not. Sir, it is an internet standard You are not communication audible. protocol. Sir, it is Achha, an internet communication between- transmission. Continue. It is an internet standard communication protocol for electronic communication, electronic transfer. Yes, sir. Yes, sir. So the SMTP having the only the provision that whenever we have to send and receive any mail, so first of all the email IDs of the receiver or the sender will be validated, and if the particular mail will be received by the receiver, then our outbox will be our side or the client side, right? So it is the particular as a electronic mail communication, definitely they using only the simple mail transfer protocol where the communication between the emails or the electronic mails will be going on or the communicated over there. Then third one, PPP, that is point to point protocol. Here the communication between the protocol is used to create a direct connection between your two communication devices. This protocol defines the rules where the particular devices authenticate with each other and exchange information with each other. So for example, a user connects his PC to the server of an internet service provider, also uses PPP. Similarly, for connecting two routers for direct communication, it uses PPP. यानी जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा खुद का एक ये है डिवाइस है और मैं मेरे डिवाइस से मेरी इंफॉर्मेशन मुझे रिट्रीव करनी है गूगल सर्वर से, देन आई डायरेक्टली यूज द google.com और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आई रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल सर्वर. सो दिस इज द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जहां से मेरे पास मेरे दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिवाइसेस आई मेक श्योर दैट माय डेटा विल बी authenticated with another devices, and then we can send and receive the information. Same thing, the example is like Bluetooth, जहां से हम हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे. सो दैट communication will be held by PPP, that is a point to point protocol where they ensure that the two communication between the devices will be going on with the authentication of that टू डिवाइसेस. यानी जैसे मैंने अभी कहा कि ब्लूटूथ से मुझे कम्युनिकेशन करना है या डेटा सेंड और रिसीव करना है, तो डेफिनेटली द सेकंड डिवाइसेस विच एवर वी हैव टू यूज और सेंड और रिसीव द डेटा, दे ऑथेंटिकेट माय डिवाइस एंड देन इट विल बी send or receive the data for that particular devices. यानी हमने Bluetooth on करने के बाद they ask the particular password and that particular password will be authenticated, and then definitely the exchange of information will be between two devices, right? Then next one, FTP, that is a file transfer protocol. The protocol is used for transferring files from one system to the other, as we all of you know about the file transfer protocol. So the work as a client server model, the machine request for a file transfer from machine, the FTO sets up a connection between the two and authenticate each other using their ID and password, and then the desired file transfer take place between the machines. So file transfer protocol, अभी इसमें दो examples है.
जनरली हम लैन में भी कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क में भी यूज करते हैं कि अगर मुझे मेरे सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कुछ डेटा पास करना है या रिसीव सेंड करना है, सो डेफिनेटली दे आस्किंग अबाउट द आईडी एंड पासवर्ड और द मशीन आईपी एड्रेस वेयर वी हैव टू कम्युनिकेट द पर्टिकुलर मशीन। ओके, तो वो पर्टिकुलर मशीन का मुझे ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, आइदर आई कैन यूज आईडी एंड पासवर्ड, और अगर वो मशीन लैन में है या पर्टिकुलर नेटवर्क में है तो डेफिनेटली आई विल यूज द आईपी एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मशीन एंड देन आई विल सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। ये एफटीपी हम हमारे स्मार्टफोन में भी अभी कर सकते हैं, या अलग अलग डिवाइसेस है, टैब है और दूसरे कुछ डिवाइसेस रहेंगे, डिजिटल डिवाइसेस, गैजेट्स, वहां पे भी हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं। देन नेक्स्ट वन, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, सी अभी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी और एसएफटीपी में थोड़ा फर्क है। एसएफटीपी कंसिस्ट ऑफ एसएसएच एफटीपी which refers to the secure shell as it encrypts both commands and data while in transmission. So if SFTP acts as an extension to the SSH, that is secure shell, and encrypts files and data that sends them over the particular network. So this protocol is used to remotely connect to other systems while executing commands from the command line. So any can you give me any example of SFTP? So yes, there is software called PuTTY. By using we can use SFTP, so we can remotely access that command line or that files from the yes, for remotely accessing our data or this receiver's data, we have to use the particular encryption techniques which will be accessible or which will be provided by the SFTP. From that SFTP we encrypt the data, we can transmit the data with the help of that remotely accessible systems, and then definitely there will be some commands where we have to execute that commands in that particular shell, and definitely we get the or will retrieve or will send the information to the receiver or the clients. Okay, so that is the डिफरेंस बिटवीन एफटीपी एंड एसएफटीपी। सो एफटीपी यानी हमारा जनरल जो हम करेंगे फाइल ट्रांसफर, बट एसएफटीपी मुझे यूज करने में डेफिनेटली आई वांट टू यूज एन्क्रिप्शन टेक्निक। सेकंड, आई वांट टू एक्सेस द रिमोटली सिस्टम्स वेयर वी हैव टू एग्जीक्यूट सम कमांड लाइंस और सम कमांड्स ओवर देयर। Then we, as we know, all of you know about HTTP, Hypertext Transfer Protocol. मैंने already इसका meaning आपको उस दिन बता दिया है, so I'll not go through again over here. Only the thing is that HTTP and HTTPS is very important. So मुझे girls लोग answer देंगे, मैं question पूछता हूँ एक। HTTP और HTTPS में exactly basic difference क्या है? Don't say me कि it will be a secure, इसलिए वो HTTPS है, और HTTP secure नहीं है इसलिए वो HTTP है। What exactly the basic difference? That's why they are given the different protocol definitions. HTTP अलग है और HTTPS अलग है। HTTPS daily we use HTTP and HTTPS. So basic difference we definitely know about it. जैसे इन दोनों ने कहा कि there will be some mechanism, they use some application, some layers of protocols and some layers will be used by HTTPS only, right? So और कोई difference बताएगा? HTTP, so there they make a provision that our information which will be encrypted over there with the help of some authentication, and then it will be retrieved to the particular server. जैसे मुझे बैंकिंग कम्युनिकेशन करना है, सो डेफिनेटली आई यूज सम माय important information to the server, banking server. So definitely they give us some provision or some encrypted data to us, like some image over there or some OTP they provided to us. If that OTP will be validated, and then we can communicate with the that particular server, right? So the sensitive information or the secure information whichever we have to use or we have to provide, it will be provided by the HTTPS. Okay, and in HTTP whatever information will required from any server, we have to access with the help of HTTP only. But and the same thing as Sakshi said, there will be the difference that
So HTTPS will be using by a transport layer, and HTTPS will be used application as well as transport layer. That is also one difference which we have to understand. The next one, Telnet. Anyone use Telnet? Yes. कोणी Telnet use केलाय का? No, sir. Okay. Telnet. Is there the RDP uses Telnet? Yes, yes, Abhishek. RDP uses Telnet? Huh? I have a question. रिमोट डेस्कटॉप आपण ऍक्सेस करतो. रिमोट डेस्कटॉप हो, तो आपण ऍक्सेस करण्यासाठी. पण मला एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल का यावरनं, टेलनेटवरनं? त्याचं बेसिक आता काही नाही म्हटले आधी मी त्यांना सांगतो की एक्झॅक्टली आपण हे टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क जे आहे ते आपण कसं यूज करतो. हे पण एक TCP IP प्रोटोकॉलचा एक सबस्टिट्यूट आहे. म्हणजे तिथे जिथे आपल्याला कनेक्शन ओरिएंटेड सर्व्हिस हवी आहे तिथे आपण टेलनेट यूज करू शकतो रादर दॅन if we do not use TCP IP. So here the particular local machine will be connected to another machine or the remotely machine. The computer where we have to connect to the remote computer will be as a local computer, and then the telnet operation let us display anything being performed on the remote computer in the local computer. म्हणजे ज्या रिमोट कम्प्युटर आपल्याला जे रिमोट कम्प्युटर आपल्याला ऍक्सेस करायचं आहे ते ऍक्सेस करण्यासाठी मला जर टेलनेटचा यूज केला तर डेफिनेटली विल ऍक्सेस द रिमोट कम्प्युटर ऍज अ remotely database machine, and from that particular machine I'll use the telnet server program to communicate with the different client or the server. जी काही मला कम्युनिकेशन करायचं आहे किंवा मला जो काही डेटा ऍक्सेस करायचा आहे रिमोटली मशीनवर, सो आय यूज दॅट पर्टिक्युलर टर्मिनल नेटवर्क. ओके, म्हणजे मी इथे बसलोय आणि माझं बँगलोरला रिमोटली डेटाबेस आहे, तिथून मला तो ऍक्सेस करायचा आहे. सो आय यूज अ टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, अँड देन फ्रॉम द टेलनेट आय ऍक्सेस दी पर्टिक्युलर डेटाबेस फ्रॉम द मशीन. Yes, मग there is a inbuilt application add remote Next one. desktop connection. मग ते टेलनेटच यूज करता का मग? Yes, remote desktop application where we have to access that particular machine with the help of RDP. Yes sir. Okay sir. Next, POP3, Post Office Protocol. It stands for Post Office Protocol version 3. It has two message access agents, whereas one is client and another is server. For accessing the messages from the mailbox, that protocol helps us to retrieve and manage emails from the mailbox on the receiver mail server to the receiver's computer. This is implied between the receiver and receiver mail server. ये तो अभी ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई POP3 की, कि अगर मुझे POP3 यूज करना है, प्रोटोकॉल यूज करना है, तो डेफिनेटली देयर विल बी टू एजेंट, दैट इज अ मैसेज एक्सेस एजेंट्स विल बी access the message from your mailbox. So that particular protocol helps to retrieve and manage the email from the mailbox on the receiver mail server to the receiver's computer. So ये हम सेंडर और रिसीवर के कम्युनिकेशन के वक्त जो रिसीवर का मेल आईडी होगा या मेल बॉक्स होगा वो मुझे मैनेज Yes, sir. Yes sir. Okay, so here we finished with our internet protocol. Yes, sir. Yes, sir. Next HTTP. यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है. वी ऑल नो अबाउट HTTP प्रोटोकॉल. आपण http://www.google.com असंही टाकतो किंवा google.com टाकलं तरी त्याला डिफाईन्ड होतं की आपल्याला ही रिक्वेस्ट आपल्याला तिथे मिळाली आहे. सो हिअर वी यूज अ URL फॉर दॅट. That is a uniform resource locator which will be used to specify addresses on the World Wide Web. So URL having some format, that is first one protocol, then host name / other information. So the protocol means the consist of HTTP, then then colon, then 2 slashes, and then the domain
then whatever we have to retrieve the information, it's on a computer known as a web server. This server is always connected to the internet. Every web server that is connected to the internet is given as a unique address that called as a particular IP addresses of machine or the server. When you register a web address, also known as a domain name, such as tutorialspoint.com, you have to specify the IP address of that web server that will host the website, and then we can retrieve the information from the tutorials.com. Examples of web server, that is Apache Tomcat, IIS, Glassfish, etc. These are the different web servers where we have to work. Web browsers, Netscape Navigator, then browser, Mozilla, Firefox, etc. We have to install all these things and then access the web browsers from the machine. ISP, Internet Service Provider. They are the companies who provide you service in terms of your internet connection to connect to the internet. For example, Reliance, Airtel, BSNL, Vodafone, etc. All these having their own ISP, Internet Service Provider, and then they provide us the different clients the server, the services. Technologies, list of technologies, client side technologies, ये भी already discuss किया है मैंने. नीचे देखेंगे some more advanced technologies, XML, XSLT, RSS, Atom, XPath, XQuery. These are the all extended markup language and their tools where we have to use the different technologies with WSDL, XML, DOM, then RDF, Ruby on Rails, Grail framework, REST, SOAP. ये भी अलग अलग आपके एडवांस टेक्नोलॉजीज है जहाँ पे आप दोनों साइड की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, क्लाइंट और सर्वर साइड्स की. Then how to choose a technology? So what is first depends on. अभी यहाँ से हमारा actual work start होता है वेब टेक्नोलॉजी का. So first of all, how to choose a technology? अभी ये यहाँ तो मैंने सब दिखा दिए आपको. क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी इतने सारे हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज में ये सारे टेक्नोलॉजीज है और some advanced टेक्नोलॉजीज है. तो wherever we have to define or develop any web page or websites or web development, how we can choose the technology first. So it depends on what is the type of content. अभी हम आगे जाने के बाद, आगे प्रोसीड होने के बाद यूनिट्स में हम खुद का वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब एप्स या अलग अलग वेब पेजेस हम डिफाइन करने वाले हैं, उसमें कंटेंट्स डिफाइन करने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं. तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है टेक्नोलॉजी के साथ, तो मुझे कि कौन से पैरामीटर्स वहां पे डिफाइन करने पड़े, डिपेंड होंगे टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए. सो फर्स्ट, व्हाट इज द टाइप कंटेंट, आपका टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन आपको क्या पुट करनी है, वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन है, वो पूरी आपको यहाँ पे ये फर्स्ट पैरामीटर होता है वहां पे. हु इज योर ऑडियंस, आपका ऑडियंस कौन सा है, कौन से पैरामीटर्स पे आपने वो ऑडियंस डिफाइन किया है. आपका वो इंफॉर्मेशन जो रहेगा या आपकी वेबसाइट रहेगी या वेब ऐप रहेगा, वो कौन से ऑडियंस तक आपको पहुंचाना है, वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए. थर्ड, हु विल मॉडिफाई योर कंटेंट. नाउ there will be some provision to the receivers and also that you have to modify this particular content, and again you can access this particular web pages or websites or web apps into our particular information. So you have to define the modify contents. कहाँ पे मुझे contents modify करने हैं. अगर मेरा client अगर मुझे बोलता है कि यहाँ पे ये modification मुझे चाहिए होंगे, तो ये आपको करने हैं. तो जैसे जैसे हम आगे आगे वेबसाइट डेवलप करते जाएंगे, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे अगर मुझे मॉडिफिकेशन आता है, then definitely I'll modify this particular content with the help of user query or the client query. What are your future plans? आपके वो जो पर्टिकुलर आपके टेक्नोलॉजी यूज करनी है आपको, तो उसमें आपके आगे के अपग्रेडेशन वहाँ पे रहेंगे. कौन से आपको फीचर्स वहाँ पे ऐड कर सकेंगे आप, कौन से कंटेंट्स वहाँ पे आप ऐड कर सकेंगे, कौन सा डेटाबेस आपको वहाँ पे यूज करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन अगर आपको वहाँ पे पुट करनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आप वो टेक्नोलॉजी के साथ डिफाइन कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू गो फर्दर विद दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. Availability of technology, yes, definitely you have to know the technology first. Availability of technology is very important. अगर आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे उसका अपग्रेडेशन नहीं है या उसके वर्जन्स नहीं है या उसका कुछ रेस्ट्रिक्शंस है आपके वेब डेवलपमेंट में, then definitely you have to think about the technology. Availability यानी अवेलेबल रहेगा definitely, but
आपका जो कंटेंट है या आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आपको वहां पे डेवलप करनी है या उसको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, then definitely the availability of technology means the availability of technology features, its contents or its tools will be available to us, so that in future if client will be fire a query that change this particular things, I want to modify, then definitely with that particular technology we modify all these contents of the users जो उसकी requirement है. Your previous experience, हमें मालूम है कि अलग अलग हम वेब एप्स यूज करते हैं, वेबसाइट देखते हैं, तो उसमें अलग अलग चेंजेस वहां पे आते हैं, अपग्रेडेशन वहां पे आते हैं. तो डेफिनेटली मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है, मेरे क्लाइंट्स कौन से थे, वो क्लाइंट ने मेरे साथ कैसे रिक्वायरमेंट उन्होंने मेरे साथ फायर की, कैसे सर्वेस किए, कैसे एनालिसिस किया, मेरे वेबसाइट्स में क्या चेंजेस है, कैसे आगे मुझे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, मुझे कितने क्लाइंट्स को मेरे डिफाइन करना है, उनके पास उनको अट्रैक्ट करना है. तो ये सारी चीजें मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे पता चली है, वर्क एक्सपीरियंस से पता चली है. पोर्टेबिलिटी एंड डेटा शेयरिंग, डेफिनेटली दिस इज द मेन important characteristics that you know about your technology. First of all, अगर आपकी टेक्नोलॉजी पोर्टेबल है तो डेफिनेटली आपका कोई भी वर्क जो रहेगा रिगार्डिंग वेब डेवलपमेंट, इट विल बी इजी टू एक्सेस, इजी टू पोर्टेबल, एंड देन डेफिनेटली डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म भी वहाँ पे होना चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट स्टक विद इन बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड इन बिटवीन द वेब डेवलपमेंट. तो ये चीजें अगर आपको मालूम है, देन डेफिनेटली यू गो विद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Is any query? Is any query over here? No, sir. No, sir. Okay. So हम कल से HTML पे काम करने वाले हैं, काम यानी पढ़ने वाले हैं HTML. HTML पढ़ने के लिए जो कुछ टूल्स उन्होंने दिए हैं वो हम एक एक टूल्स पढ़ेंगे. और मुझे लगता है कि साइड बाय साइड अगर आप घर पे आपके डेस्कटॉप है या आपकी सिस्टम है जहाँ पे आप वेब पेजेस डिफाइन कर सकते हो, इमीडिएटली जो हम वो पढ़ेंगे ना उसका इमीडिएटली हमें क्या बोलते हैं कि वहाँ पे एक होमवर्क करना है या वो उसका डिफाइन करना है वेब पेज को. तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये हम करेंगे ना वैसे वैसे एक टास्क डिफाइन करेंगे हम कि ये हमें वो वेब पेज बनाना है. एंड अगर आपका होता है इमीडिएटली you can send me on mail or you can send me on WhatsApp etc. करेंगे. So I'll मुझे लगता है फिर वो प्रैक्टिकल सेशन भी हमारा हो जाएगा. Understand the things and implemented immediately for that particular web page, or we define or we can create the web page with the help of HTML. चलेगा ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके सर. फ्रॉम टुमारो onwards ये अभी थोड़ा सा और ये जो कंटेंट है ये मैं ले लेता हूँ क्योंकि ये फिर इंफॉर्मेशन जनरल है, लेकिन इट विल बी नॉट अगेन रिवाइज. यानी ये कैसा है, ये सारा वेब डेवलपमेंट पढ़ने के पहले ये पूरा हमें मालूम होना चाहिए, देन एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. ऐसा होता है कि आपके प्लेसमेंट के वक्त भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस वेब डेवलपमेंट के आते हैं कि ये हमने जनरल स्टडी में पढ़े होते हैं, ये आपका सिलेबस पैटर्न नहीं है या सिलेबस में नहीं होते वो, लेकिन हमें जनरल में मालूम होने चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं कि हमें लगता है कि यार ये तो हमने देखा ही नहीं था, लेकिन ये हमें मालूम है कि यार ये यानी यहाँ पे अभी जैसे व्हाट इज हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक क्या होती है हमें मालूम होता है, लेकिन हाउ इट विल बी यूजेस और व्हाट इज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ हाइपरलिंक वो हमें वहां पे एक्सप्लेन नहीं करते आता है. तो ये सारी चीजें हमें before proceeding of web development we understand or we know the things of each and every basic things. That's why I'm taking all these things and then we can proceed further with the HTML development. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so today we'll stop over here. Just wait a minute, I'll take your attendance. Thank you. Thank you, sir.